ये कहानी है विवेक नाम के करोड़पति लड़के की। विवेक नाम का करोड़पति लड़का जिसकी जिंदगी में रुपये पैसे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती है। जब भी वह अकेला रहा करता है तो सोचा करता अपनी जिंदगी के बारे में कि उसकी जिंदगी कैसी है। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस घर आना, आराम करना और सो जाना, उसके बाद फिर से सुबह उठकर इसी रूटीन को फॉलो करना। तो वह अपनी अमीरी भरी लाइफ से परेशान हो गया था। तो इसी वजह से एक दिन वह अपनी कार लेता है और इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता है। वह सोच रहा है कि कहीं जाऊंगा जहां पर मुझे सुकून मिल जाएगा, वहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करूंगा। इसी सोच को लेकर वह अपने घर से निकल जाता है और घूमते घूमते वह एक पिछड़े हुए गांव में पहुंच जाता है। एक ऐसा गांव था जिस गांव के अंदर न तो बिजली थी और न ही उस गांव के अंदर सुख सुविधाओं के सामान थे। घूमते घूमते वहां पर पहुंच गया था। वहां पर थोड़ी देर घूमने के बाद उसको शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही उस गांव से लौटने की कोशिश करता है, तभी बहुत तेज बारिश वहां पर होने लगती है। अब बारिश होने लगी थी, लेकिन वह फिलहाल गाड़ी के अंदर था। तो वह सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इस गांव से निकल जाऊंगा। अब चलते हुए जैसे ही उसकी गाड़ी गांव को क्रॉस करने वाली थी, तभी एकदम से उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। और जैसे ही उसकी गाड़ी बंद होती है तो एकदम से उसको चिंता होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यहां से मैं फोन कर दूंगा और कोई ना कोई मुझे लेने के लिए आ जाएगा। उसके बाद अपना फोन निकालता है और फोन के अंदर जैसे ही देखता है तो फोन के अंदर कोई भी नेटवर्क नहीं था। अब इस बात को देखकर वह थोड़ी सी चिंता में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के अंदर से थोड़ी सी रोशनी हो रही थी, तो वह सोचता है कि क्यों ना इस झोपड़ी के अंदर जाया जाए। इन लोगों के पास कोई ना कोई फोन होगा जिस फोन के अंदर नेटवर्क होंगे और मैं यहां पर अपने लिए मदद बुला लूंगा। अब इसके बाद विवेक उस गाड़ी से निकलकर सीधा उस झोपड़ी में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद देखता है कि उस झोपड़ी के अंदर दो मां बेटी रहा करती है। मां काफी ज्यादा बुजुर्ग है और बेटी जवान है। बेटी देखने में बड़ी खूबसूरत है और विवेक जैसे ही उस लड़की को देखता है तो देखते ही पहली ही नजर में उसे पसंद कर लेता है। उस लड़की का नाम था नीता। नीता यहां पर अपनी मां के साथ रहा करती है। उन लोगों को खेती बाड़ी करनी पड़ती है और खेती बाड़ी करके वह अपने घर का गुजारा किया करते हैं। अनीता के परिवार में और कोई नहीं है। नीता के पिता काफी दिन पहले मर चुके हैं। उनकी मौत के बाद नीता की मां ही उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। जो नीता है वह सभी की मदद किया करती है और सभी के साथ हंसी खुशी रहा करती है। भले ही उनके पास पैसे नहीं हो, लेकिन वह दूसरे का सम्मान करना जानते थे और दूसरे की मदद करना भी जानते थे। अब जैसे ही विवेक वहां पर पहुंचता है तो एकदम से नीता उससे पूछने लगती है कि आप कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। उसके बाद विवेक उनको पूरी बात बताता है। कहता है कि मैं राहगीर हूं और यहां पर घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। तो नीता उसे बताती है कि इस गांव के अंदर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आते, खासकर जब जब आंधी तूफान आता है। अब इस बात को सुनने के बाद विवेक के चेहरे पर टेंशन आने लगती है और वह सोचने लगता है कि अब क्या होगा। लेकिन तभी नीता उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप रात भर का समय यहीं पर बिता सकते हो। इतनी ही देर में नीता की मां अपनी खाट से आवाज लगाती है कि बेटी कौन है और तुम किससे बात कर रही हो। तो नीता अपनी मां को बताती है कि ऐसे एक राहगीर है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है और फिलहाल उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। तो नीता की मां भी वहीं पर आ जाती है और वह भी विवेक से ऐसा ही कहने लगती है। कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें रात बितानी है तो तुम हमारे झोपड़े में अपनी रात को बिता सकते हो। सुबह जैसे हो जाएगी तो अपनी गाड़ी को ठीक करवाकर यहां से निकल जाना। विवेक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो विवेक को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। विवेक उनकी बात को मानकर उसी झोपड़ी में रात बिताने का फैसला करता है। नीता और उसकी मां का बिस्तर लगा हुआ था। तभी जो नीता है वह खाट को गिराती है और गिराने के बाद उस पर बिस्तर लगा देती है। विवेक से कहती है कि यही है हमारे पास और यहीं पर आप आराम कर लीजिए। इसके बाद नीता की मां नीता से कहती है कि बेटा, इसे कुछ खाने के लिए पूछ लो। आखिर ये राहगीर है, शायद इसने खाना खाया हो या नहीं खाया हो। अब ये सभी बातें विवेक सुन रहा था तो पहले तो मना कर देता है,
लेकिन नीता की माँ उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जैसी रूखी सूखी हमारे पास है वैसे ही तुम भी खा लेना। अब उसके बाद विवेक को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि वह पूरे दिन भर घूमकर वह सोच रहा था कि जाते समय किसी अच्छे से होटल पर खाना खा लूंगा और उसके बाद घर जाऊंगा तो वह भी खाना खाने के लिए राजी हो जाता है। तो नीता उसके लिए एक टूटी सी थाली में खाना सजा कर लाती है। खाने में ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने रोटियां बना रखी थीं और हरी मिर्च धनिया की चटनी बना रखी थी। तो उसी खाने को सजाकर नीता जाकर विवेक को दे देती है। अब विवेक पहले तो उस खाने को देखकर नाक सिकोड़ता है, लेकिन वह मजबूर था और उसे भूख भी लगी थी, तो विवेक इसी खाने को खाने लगता है। लेकिन वह जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है तो एकदम से उसे वह सुकून मिल जाता है, जिस सुकून को ढूंढने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसे काफी तेज भूख लग रखी थी। और उसने जब चटनी के साथ पहला निवाला रोटी का खाया तो एकदम से उसे लगा कि यह भोजन आज तक का उसका सबसे अच्छा भोजन था, क्योंकि जहां पर वह रहा करता था, जैसे उसका रहने का तरीका था, उसमें आज तक उसने ऐसा खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसके पिता पहले से एक बिजनेसमैन थे और विवेक भी बड़ा होकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। अब इस खाने को बड़े ही चाव से खाता है, उसका पेट भर जाता है और तभी नीता उसके लिए थोड़ा सा पानी लाकर देती है। अब विवेक पानी पीता है और पानी पीने के बाद अपने बिस्तर में आराम करने के लिए लेट जाता है। नीता भी अपने बिस्तर में लेट गई थी। इधर जो नीता की मां थी वह भी एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो लेटा लेटा विवेक सोच रहा था कि जिस सुकून को मैं इधर उधर ढूंढ रहा था वह तो इस झोपड़ी में आकर मुझे मिला है। इस बात को सोचते हुए अपनी पुरानी बातों को सोचता है कि किस तरह की उसकी जिंदगी है। इस झोपड़े के बारे में भी सोचता है। वह सोचता है कि जितना बड़ा मेरे घर का एक कमरा है उतने में तो यह सारा घर बना हुआ है। वह सोचता है कि इन लोगों का रहने का तरीका किस तरह का है। ना तो बिजली है, ना ही कोई फोन है और ना ही उनके पास कोई भी सुख सुविधा के सामान है, जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ। ऐसी कोई भी चीज उस झोपड़ी के अंदर उसे दिखाई नहीं देती है। अब इन सभी बातों को सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और आज उसे सबसे अच्छी नींद आई थी। यानी कि वह अपने घर में ऐसी वाले कमरे में बिस्तर पर लेटकर भी ऐसी नींद प्राप्त नहीं कर सकता था जैसे नींद आज उसे झोपड़ी में इस खटिया के ऊपर आई थी। अब इसके बाद सुबह होती है। सुबह जैसे ही वो उठकर देखता है तो झोपड़ी के अंदर मां बेटी में से कोई भी नहीं थी। वह दोनों अपने खेतों में खेतों का काम करने के लिए गए हुए थे और उन्होंने कुछ मवेशी भी पाल रखे थे, तो उनका काम करने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। विवेक की आंख सुबह के 9 बजे खुली थी और आंख खुलने के बाद वह उन लोगों को इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी दूर से दोनों मां बेटी अपने सर पर एक घास का गट्ठर लेकर उसे जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद मां बेटी ने दूध पहले से ही निकाल रखा था, तो दूध को गर्म करके उसे पीने के लिए दे देती है। लेकिन विवेक कहता है कि मैंने अभी ब्रश नहीं किया है और जब तक मैं ब्रश नहीं करता उससे पहले मैं कुछ खाता नहीं हूं। अब इस बात को सुनकर नीता कहती है कि यहां पर तो आपको ब्रश नहीं मिलेगा। अगर आपको करनी है तो आप दातुन कर लीजिए। तो एक पेड़ से वह दातुन तोड़कर विवेक को दे देती है और कहती है कि इससे अपने दांतों को साफ कर लीजिए। अब विवेक के साथ यह पहला अनुभव था कि किसी पेड़ से भी दातुन तोड़कर ब्रश किया जा सकता है। उसके बाद नीता ऐसी एक दातुन अपने लिए भी बनाती है और विवेक को इस दातुन को कर करके दिखाती है कि किस तरह से दांतों को साफ किया जाता है। और यह छवि नीता की विवेक के दिमाग में छप जाती है, उसके दिल में उतर जाती है। इसके बाद नीता विवेक को एक गांव के व्यक्ति से मिलाती है और उससे कहती है कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है, आप इनकी जो भी मदद हो सके वह मदद कर दीजिए। इसके बाद वह व्यक्ति विवेक की गाड़ी को ठीक करवा देता है। मैकेनिक को बुलाकर और ठीक करवाने के बाद विवेक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, पिछली रात जो उसने बिताई थी इस घर के अंदर और इन लोगों के साथ, उस समय की बात है, उसको बार बार याद आ रही थी और इन बातों को सोच सोच कर वह कहता है कि सुकून तो यहां पर है। धीरे धीरे वह अपने घर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद उसके माता पिता बड़ी चिंता करते हैं। कहते हैं कि बेटा, तेरा फोन भी नहीं मिल रहा था और तू रात भर कहां था। तो वह पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है और उनसे कहता है कि माँ बाबूजी, वो लड़की और झोपड़ी में मुझे मिली थी। मैं उसे देखते ही पसंद करने लगा था और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं।
अब इसके बाद माता पिता उस लड़की की कंडीशन को देखकर एकदम से उसे मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा, यह गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का काम ही यही है, अमीरों को फंसाना और फंसाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर राज करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब इस बात को सुनकर विवेक, जो कि उस लड़की नीता से गहरा वाला प्यार कर चुका था, पहली ही नजर में वह तय कर लेता है कि मुझे शादी करनी है तो नीता से ही करनी है, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तो वह अपने माता पिता से कहता है कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा, उसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। अब बेटा जब ज्यादा ही जिद करता है तो विवेक के पिता उसे कह देते हैं कि अगर तू उस लड़की से शादी करना चाहता है तो तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी में से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी से तुझे बेदखल कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर विवेक एकदम से राजी हो जाता है। कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही कर दीजिए। विवेक को उसके पिता बेदखल कर देता है। इधर जो विवेक होता है वह दोबारा से नीता के पास आता है और वहां आकर नीता की मां से नीता और अपनी शादी के बारे में बात करने लगता है। अब जैसे ही नीता की मां इन सभी बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि बेटा, आप कहां और मेरी बेटी कहां, आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, यह समाज वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब इसके बाद विवेक नीता की मां से कह देता है कि मां जी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पिता ने मुझे बेदखल कर दिया है और बेदखल करने के बाद आज से मैं आपके पास ही रहूंगा और आप लोगों का काम में सहयोग करूंगा। अब यह बात सुनकर नीता की मां ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब विवेक उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उसे अभी के अभी शादी करना चाहता हूं, इसके बाद नीता की मां भी राजी हो जाती है। और यह बात जैसे ही नीता को पता चलती है तो एकदम से शर्मा कर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। नीता की मां को इशारा मिल जाता है कि उसकी बेटी भी शादी के लिए राजी है, तो वह खुशी खुशी विवेक की शादी अपनी बेटी नीता से करा देती है। वह गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और उनकी उपस्थिति में उन दोनों की धूमधाम से एक मंदिर के अंदर शादी करा दी जाती है। तो नीता और विवेक की शादी हो जाती है और शादी के बाद विवेक उसी झोपड़ी में नीता के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ विवेक को जिंदगी का बहुत सुकून मिल गया था। जिस सुकून को ढूंढने के लिए इधर उधर घुमा करता था, अब खेतों पर जाया करता था, खेतों का काम किया करता और एक झोपड़ा अलग से उसे मिल गया था, जिस झोपड़े के अंदर वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उनको वहां पर रहते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। अब इन 6 महीनों के बीच में जो विवेक है, उसको जिंदगी जीने का असली अनुभव हुआ था। उसे पता चला था कि जिंदगी जीना क्या होता है और किस तरह का सुकून जिंदगी में इंसान को चाहिए। नीता की मां उसे ढेर सारी बातें बताया करती पुराने जमाने की, और इन बातों को सुनने में उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ करता, जो आनंद उसको पार्टियों में पबों में नहीं हुआ करता। वह आनंद उसे यहां पर प्राप्त होता है और इसी आनंद की तलाश में वह काफी दिनों से घूम रहा था। और 6 महीने बाद एक दिन विवेक बिल्कुल ग्रामीण भेष में भैंसों को चारा डाल रहा था। तभी अचानक से उसी झोपड़े के सामने एक बहुत बड़ी महंगी कार आकर रुकती है। विवेक ने जैसे ही उस कार को देखा था तो एकदम से पहचान लिया था कि इस कार के अंदर मेरे माता पिता है और कोई नहीं। इसके बाद नीता को वह कार दिखाई देती है तो नीता आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगती है। कार से विवेक के माता पिता उतरते हैं और उतरने के बाद भी विवेक को जैसे ही चारा डालते हुए देखते हैं तो उसी झोपड़े के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वह लोग वहां पर आते हैं और अपने बेटे से बात करते हैं। कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो और दोबारा से उसी घर में चलो। अब इसके बाद विवेक सोच विचार करता है। वह सोचता है कि यहां पर रहने में सुकून है या नीता के साथ रहने में सुकून है। तो इन बीते 6 महीनों की जैसे ही वह बात सोचता है तो उसे पता चल जाता है कि जो भी सुकून उसे दिखाई दे रहा है यह नीता की वजह से है। क्योंकि जब वह गांव के अंदर रहा था तो उसने कई परिवार देखे थे जिन परिवारों के अंदर जरा भी सुकून नहीं था और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे, एक दूसरे से दगा किया करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से टाइम व्यतीत नहीं कर रहे थे। और वहीं पर जो नीता थी उसकी न तो कोई डिमांड थी और वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखा करती थी। नीता के साथ विवेक भी दूसरों की मदद किया करता था
और इसी से उनको बहुत ज्यादा सुकून मिला करता था। तो अपने माता पिता से कह देता है कि ठीक है माँ बाबूजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। उसके बाद विवेक के माता पिता विवेक और नीता दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और उसी घर के अंदर जहां पर वह पहले रहा करता था वहीं पर रखने लगते हैं। इसके बाद नीता कभी कभी अपनी मां के बारे में सोचा करती है और परेशान हुआ करती है, तो विवेक बिना बताए नीता की इस बात को भी भांप जाता है और वह नीता की मां को भी अपने पास उसी घर में बुला लेता है। अपने मां बाप से कह देता है कि इनकी मां अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय नीता के। उसके बाद उसके माता पिता भी राजी हो जाते हैं। वह सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। महीने में 1-2 बार विवेक अपनी सास और अपनी पत्नी के साथ उस गांव में आया करता है और वहां पर जो लोग उनके अड़ोसी पड़ोसी थे उस टाइम पर उनसे मिलजुल कर जाया करता है। इस बात में उसे बड़ा ही सुकून मिलता है और जिस सुकून को ढूंढ रहा था भाव से अच्छी तरह से घर के अंदर भी मिलने लगा था, क्योंकि नीता उसकी हर बातों का ख्याल रखा करती और नीता उसे अच्छी तरह से व्यवहार किया करती। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक करोड़पति लड़के की जो सुकून ढूंढने के लिए गया था लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी कर बैठा। अब क्या कहना चाहते हो नीता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो विवेक के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ तो सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।